ना जाने क्यों इस बिल को देख करके मुझको लगता है कोई अदृश्य शक्ति है जो शांति, ओम शांति करवा रही है। कोई अदृश्य शक्ति है। उस अदृश्य शक्ति का नाम 1 है, 2 है, 3 है या समृद्धि के 5 टापू। सीधे शब्दों में कहूं तो मैंने ऐसे बिल देखे हैं जिनमें लाभ का तो निजीकरण कर रहे हैं, जोखिम का सार्वजनिकरण। क्या यह उचित है भारत की जनता के लिए, भारत के नागरिकों के लिए? मैं कई बार इस सदन में कह चुका हूं उपसभापति महोदय, कोई सरकार अमृत पी के नहीं आती है। हर सरकार का एक आखिरी दिन होता है। मैं एक चीज और कहूंगा माननीय उपसभापति महोदय, ट्रांसपेरेंसी के पूरे क्लॉज से पता नहीं क्या दिक्कत है। हम आरटीआई को खत्म होता देख रहे हैं, आरटीई को खत्म होता देख रहे हैं, और तो और छोड़िए, राम का नाम लगा करके राइट टू वर्क आर्टिकल 41 के तहत उसको भी खत्म होता देख रहे हैं। मोस्ट ऑफ द बिल्स सरपास दैट, इट्स अटैक। अब मैं कहूं रिस्क लोकल है, लेकिन निर्णय कहां होगा? दिल्ली दरबार में। क्या ये विसंगति नहीं है? मैं तो तमाम दलों से अपील करूंगा। माननीय प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। शुक्रिया उपसभापति महोदय। इस चर्चा में मैं अपनी कुछ आपत्तियां अपने दल की ओर से दर्ज कराना चाहता हूं। आपत्तियां हैं, आलोचना है, और उसके पीछे मकसद है कि संसद की इमारत इसीलिए बनी है। महोदय, हाल में मैंने एक किताब पढ़ी गोपाल कृष्ण गांधी जी की, द अनडाइंग लाइट। पता नहीं मंत्री जी ने वो किताब पढ़ी या नहीं, मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के बड़ा लंबा हमारा एक इतिहास रहा है। राजगोपालाचारी जी और जवाहरलाल नेहरू और बाकी अन्य के बीच में कई खत, कई तरह के पोजीशंस शेयर किए गए। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इतिहास में आजकल वैसे भी दौर चला हुआ है काउंटर फैक्चुअल इमेजिनेशन का, तो एक सही के इतिहास से कुछ सबक ले। सर, माननीय उपसभापति महोदय, न जाने क्यों इस बिल को देख करके मुझको लगता है कोई अदृश्य शक्ति है जो शांति, ओम शांति करवा रही है। कोई अदृश्य शक्ति है। उस अदृश्य शक्ति का नाम 1 है, 2 है, 3 है या समृद्धि के 5 टापू इस शांति के पीछे हैं। यह मैं इतिहास के आकलन के लिए, सदन के आकलन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के आकलन के लिए छोड़ता हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा माननीय उपसभापति महोदय आपके समक्ष कि हमारा पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम ऐतिहासिक रूप से कुछ सिद्धांतों पर आधारित था। उसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि जहां रिस्क कैटास्ट्रोफिक होने की संभावना है वहां राज्य अनुपस्थित ना हो। मैं राज्य की अनुपस्थिति का दस्तावेज देख रहा हूं एक अदृश्य शक्तियों के प्रभाव में। मैं माननीय उपसभापति महोदय, दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। मैं छोटा उदाहरण दूं, चाइना का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल न्यूक्लियर आउटपुट में 16% है, फ्रांस का 14% है, रसिया का 8% है। मैं 3 ले रहा हूं। और इन तीनों में स्टेट ओनरशिप की प्रबलता, प्रमुखता है। उसी के इर्द गिर्द ये पूरा प्रोग्राम है। हां, इसमें एकमात्र अपवाद है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां 80% निजी हाथों में है। अमेरिकन मॉडल कैन नॉट बी considered as the best practice model for my country, keeping in view the inconsistent position of a country called United States of America. अगर कोई अपमान होता है तो वो पक्ष का नहीं, हमारा भी होता है, इस देश का अपमान होता है। तो हमें वो चीजें रखनी चाहिए थी। क्या हमने इसका जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस सोचा? जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है?
मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। हमारी जो जानकारी है मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, बीते कई वर्षों में फ्रांस और रशिया के साथ हमारी बातचीत चल रही थी स्टेट ओनरशिप के मॉडल को और प्रबल बनाने की और प्रखर बनाने की और ताकत देने की चल रही थी बातचीत। इसके दस्तावेज है, उस पर यह विराम लगा देता है, ना जाने कैसे। मतलब अगर सीधे शब्दों में कहूं तो मैंने ऐसे बिल देखे हैं जिनमें लाभ का तो निजीकरण कर रहे हैं, जोखिम का सार्वजनिकरण। क्या यह उचित है भारत की जनता के लिए, भारत के नागरिकों के लिए? मैं कई बार इस सदन में कह चुका, उपसभापति महोदय, कोई सरकार अमृत पी के नहीं आती है, हर सरकार का एक आखिरी दिन होता है। लेकिन इस तरह की चीजें अगर हम कर जाएंगे, इसके लिए डिलीट बटन आसानी से नहीं दबता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी में, ह्यूमन हिस्ट्री में डिलीट बटन का प्रावधान नहीं है। मैं एक चीज और कहूंगा माननीय उपसभापति महोदय, ट्रांसपेरेंसी के पूरे क्लॉज से पता नहीं क्या दिक्कत है। हम आरटीआई को खत्म होता देख रहे हैं, आरटीई को खत्म होता देख रहे हैं, और तो और छोड़िए, राम का नाम लगा करके राइट टू वर्क आर्टिकल 41 के तहत उसको भी खत्म होता देख रहे हैं। अब इसमें कहते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन, सेफ्टी वायलेशन और रेडिएशन लीक्स को लेकर के। सर एक चीज तो मैं कंसिस्टेंटली देख रहा हूं इस सरकार के बिलों में, और कभी कभी मैं सोचूं कि इस पर अगर कोई कंटेंट एनालिसिस हो, मोस्ट ऑफ द बिल्स आर अटैकिंग द आर्किटेक्चर ऑफ फेडरलिज्म। आर्किटेक्चर ऑफ फेडरलिज्म, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। देखिए सर, ये पहली बार नहीं हुआ है। जब ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आती है ना, तो टेम्पटेशन बहुत खतरनाक आते हैं। उन टेम्पटेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। जो कहते हैं ना कंट्रोल कंट्रोल, वो नहीं कर पा रहे हैं। नतीजे में क्या हो रहा है? मोस्ट ऑफ द बिल्स सरपास दैट, इट्स अटैक। अब मैं कहूं रिस्क लोकल है, लेकिन निर्णय कहां होगा? दिल्ली दरबार में। क्या यह विसंगति नहीं है? मैं तो तमाम दलों से अपील करूंगा, जो अलग अलग छोटे छोटे दल हैं। सर बस 30 सेकंड, 30 सेकंड, नहीं 30 सेकंड। सर आप तो इतिहास के छात्र रहे हैं। 1600 ईस्वी में एक कंपनी को एक चार्टर मिला था और वो ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य में तब्दील हो गई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मेरा प्राइवेट और निजी से विरोध नहीं है, लेकिन सर देश की सार्वभौमिक सत्ता, सार्वभौमिक आग्रह, सार्वभौमिक नियति, सार्वभौमिक मानदंड समृद्धि के 5 टापुओं के आगे जाकर के आत्मसमर्पण न कर दे। इसका बचाव इस संसद को करना है। एक नहीं, दो नहीं, सब मिलकर करेंगे। अन्यथा माननीय उपसभापति महोदय, हम जिस बिल को शांति के नाम से पास कर रहे हैं, कहीं राज्य और राज्य की व्यवस्थाओं के लिए वो ओम शांति का क्षण न हो जाए।